नमस्कार, 20/24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, आज ही का दिन यानी कि 3 जनवरी 1903 में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। आज का झारखंड तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में। जी हाँ, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को झारखंड तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के खूंटी जिला का टकरा गांव में हुआ था। जयपाल सिंह का मरक गोवक एक महान नेता भी कहा जाता था। उनके बचपन के नाम प्रमोद पाहन था। जयपाल सिंह का पिता का नाम ओमरू पाहन तथा माता का नाम राधामणि था। जयपाल सिंह मुंडा की शुरुआती शिक्षा रांची की सेंट पॉल स्कूल से हुई। 1918 में वो अपने स्कूल का प्रिंसिपल का साथ इंग्लैंड चले गए। 1920 में उनका कटरवारी के सेंट ऑगस्टिन कॉलेज में नामांकन हुआ। इसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का सेंट जॉन्स कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। वहां से 1926 में अर्थशास्त्र में उन्होंने स्नातक किया। 1928 में उनका चयन भारतीय सिविल सेवा में हो गया और जब वो 1 वर्ष के लिए ICS की ट्रेनिंग पर इंग्लैंड गए, उसी साल उन्हें ऑक्सफोर्ड हॉकी टीम का कप्तान बन गया था। वो हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू की उपाधि दी। यह उपाधि पाने वाली वो हॉकी का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। ट्रेनिंग का साथ साथ हॉकी का खेल पर भी ध्यान रखना उनके लिए मुसीबत का काम बन गया। दरअसल उन्हें हॉकी खेलने के लिए छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। उनके पास अब 2 ही विकल्प थे, एक तो वो ICS में नौकरी करे या फिर हॉकी खेले। ऐसे में उन्होंने हॉकी को ही अपनी पहली पसंद बनाया। उनका यह चुनाव सफल रहा और 1928 में एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम की अगुवाई का जिम्मा संभाला। भारत की टीम ने जयपाल सिंह की कप्तानी में ओलंपिक में कुल 17 मैच खेले, जिसमें 16 मैचों में भी जीत दर्ज की। एक मैच विवादित रूप से ड्रॉ रहा, जिसके चलते जयपाल सिंह ने नॉकआउट मैचों से खुद को दूर कर लिया। हालांकि फाइनल मुकाबला भारत ने इंग्लैंड को 3-0 से हराकर ओलंपिक गोल्ड अपने नाम किया। जयपाल सिंह ने लंबे समय तक हॉकी नहीं खेली, लेकिन अपने अनुभवों को नए खिलाड़ियों के साथ जरूर साझा करता है। जीवन यापन करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा ने कलकत्ता में बर्मा सेल ऑयल कंपनी में काम किया। उन्होंने कुछ समय घाना यानी कि अफ्रीका के एक कॉलेज में अर्थशास्त्र का रूप में काम किया। फिर 1 वर्ष के लिए उन्होंने रायपुर के राजकुमार कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। इसके बाद कुछ वर्ष तक वो बीकानेर स्टेट का वित्त और विदेश मामले का मंत्री रहे। उन दिन 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करने की मांग पहले बार उठना शुरू हुआ। इस मांग को बिना नेतृत्व वाली आदिवासी महासभा ने रखा। बिहार की तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर MG हैलेड ने इस मांग को सिरों से टुकरा दिया, जिसके बाद आदिवासी महासभा एकदम निष्क्रिय हो गई। 1939 में जब जयपाल सिंह मुंडा ब्रिटेन से भारत लौटे और उन्हें बीकानेर स्टेट में मिनिस्टर बनाया गया था, एक बार पटना जाने के लिए वो कुछ दिनों रांची में ठहरा, जहां उनकी मुलाकात आदिवासी महासभा से हुई। वहां से उन्होंने इस आंदोलन से जुड़ने का मन बनाया और 20 जनवरी 1939 में आदिवासी महासभा ने एक बड़ी सार्वजनिक सभा का आयोजन किया और जयपाल सिंह को उसकी अध्यक्षता सौंप दिया गया। इस प्रकार छोटा नागपुर क्षेत्र को पहली बार जयपाल सिंह का नेतृत्व में एक राजनैतिक नेतृत्व मिला, जो उनकी मांगों और समस्याओं की मजबूती से सरकार के सामने रख गया। जयपाल सिंह का ये करिश्मा था कि 1939 में जिला परिषद के चुनाव में आदिवासी महासभा ने रांची की 25 सीटों में से 16 और सिंहभूम की 25 में से 22 सीटों पर जीत दर्ज की। 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात कर अलग झारखंड राज्य की मांग रखी। उन्होंने विस्तार से सुभाष बाबू को विस्तार से उसकी जरूरतों के बारे में भी बताया। सुभाष बाबू ने उन्हें सुझाव दिया कि जब तक देश आजाद नहीं हो जाता, तब तक इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता। उन्हें अभी इंतजार करना चाहिए। जयपाल ने भी उनके इस व्यवहारिक सुझाव में स्वीकार भी कर लिया था। जब देश आजाद हुआ तो 1939 में आदिवासी महासभा को एक राजनीतिक दल झारखंड पार्टी का स्वरूप से दिया गया। 1952 के पहले लोकसभा चुनावों में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आए। पहले
विधानसभा चुनाव में भी इस दल को 32 सीट मिले। जयपाल सिंह भी 4 बार संसद के लिए चुने गए। इस प्रकार लोकतांत्रिक परिवेश में जयपाल सिंह का नेतृत्व में अलग झारखंड राज्य की मांग और पकड़ने लगी। 1946 में जयपाल सिंह बिहार से संविधान सभा के लिए चुने गए। वहां पर उन्होंने आदिवासी समुदाय के विकास के लिए आवाज उठाई। उन्होंने 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में बोलते हुए कहा कि मैं सभी से कहना चाहता हूं कि अगर कोई देश में जुल्म का शिकार हुआ तो वो हमारे लोग हैं। हजारों वर्षों से उनकी उपेक्षा हुई है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि मैं जिस सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज हूं उसका इतिहास बताया है कि आप में से अधिकांश लोग जो यहाँ बैठा है बाहरी है, जिनके कारण हमारे लोगों को अपनी धरती छोड़कर जंगलों में जाना पड़ा। इसलिए वहां जो संकल्प पेश किया जा रहा है वो आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकता। आप सभी आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकता, बल्कि उनसे लोकतंत्र सीख सकता है। आदिवासी पृथ्वी पर सबसे लोकतांत्रिक लोग हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं कहूंगा कि हमारे लोगों का पूरा इतिहास गैर आदिवासियों को अंतहीन उत्पीड़न और बेदखली को रोकने का इतिहास है। मैं आप सबको कह रहा हूं और विश्वास कर रहा हूं, हम लोग स्वतंत्र भारत का एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा है, जहां सभी समान होंगे, जहां सबके बराबर का अवसर मिलेगा और एक भी नागरिक उपेक्षित नहीं होगा। वैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7।